हेलो एवरीवन, वीडियो स्टार्ट करने से पहले छोटा सा इंस्ट्रक्शन। एसएससी जेईई के लिए बेस्ट बुक्स और टेस्ट सीरीज का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, उसे देखना ना भूलें। नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो अब हम पढ़ने वाले हैं सिंगल फेज एसी पावर मेजरमेंट। तो यहां हम सीखेंगे कि कैसे हम इलेक्ट्रोडायनामोमीटर को हम एज अ वॉट मीटर यूज करेंगे। ठीक है, तो पिछले क्लास में आपने क्या देखा? आपने देखा कि मेजरमेंट ऑफ डीसी सर्किट्स में कैसे हम पावर मेजर करेंगे। ठीक है, तो पावर कैसे मेजर किए थे हम डीसी सर्किट्स में? हम सिंपल सा एक वोल्ट मीटर लिए और एक एमीटर लिए और दोनों के दो टाइप के कनेक्शन देख लिए। राइट, अब हम देखने वाले हैं ये कि हम इलेक्ट्रोडायनामोमीटर को कैसे पावर मेजर करने के हेल्प करेंगे इन सिंगल फेज एसी सर्किट्स। तो देखिए, सबसे पहले कि सिंगल फेज एसी पावर हम कैसे क्या होता है एक बार आप बताएंगे मुझे। आप बोलेंगे कि सपोज मैं आपको अगर वोल्टेज दूं, एक वोल्टेज देता हूं V ऑफ t जो कि इक्वल है Vm साइन ओमेगा t के। ठीक है, यहां पे मैंने आपको वोल्टेज दिया और एक करंट देता हूं जो है Im साइन ओमेगा t माइनस 5। ठीक है, तो यहां पे हुआ क्या कि आपके पास एक वोल्टेज आ गया, एक करंट आ गया। ये वोल्टेज की पीक वैल्यू, ये करंट की पीक वैल्यू। और अगर मैं इसका फेजर्स ड्रॉ करता हूं वोल्टेज को रेफरेंस लेके, तो ये मेरा वोल्टेज हो गया वेक्टर वोल्ट। ठीक है, वोल्टेज का वेक्टर, और ये हमारा करंट आ गया, करंट का वेक्टर आ गया, और ये फाई एंगल से लैग कर रहा है। ठीक है, ये चीज हमें इससे पता चल गई है। नाउ अगर मैं आपसे बोलूं कि इसका एवरेज पावर क्या होगा, तो आप बोलेंगे कि सर ये तो बहुत ही ज्यादा सिंपल है। एवरेज पावर इस केस में क्या होगा कि अगर यहां पे सिंपल सा लिखा जाए पी एवरेज इज इक्वल टू वी आर एम एस आई आर एम एस कॉस 5। ठीक है, तो ये हमारा क्या हुआ? एवरेज पावर हुआ इन केस ऑफ सिंगल फेज एसी सर्किट्स। राइट, ये चीज आपको पता है बहुत अच्छे तरीके से कि सिंगल फेज एसी सर्किट में अगर हमारे पास वोल्टेज गिवन है, करंट गिवन है और उनके बीच में फाई एंगल से फेज डिस्प्लेसमेंट है, तो एवरेज पावर किसके इक्वल होगा? वी आर एम एस। याद रहे आरएमएस वैल्यू। ठीक है, ये पीक वैल्यू से आप कंफ्यूज नहीं होंगे। तो RMS वैल्यू ऑफ वोल्टेज इंटू RMS वैल्यू ऑफ करंट इंटू पावर फैक्टर। राइट, ये है हमारा सिंगल फेज एसी पावर। ठीक है, अब देखो, आप इलेक्ट्रोडायनामोमीटर के बारे में क्या क्या जानते हो? इलेक्ट्रोडायनामोमीटर में हमने अभी तक पिछली बार में क्या क्या डिस्कस किया था? हमने ये डिस्कस किया था कि पीएमएमसी में हमें क्या प्रॉब्लम फेस हो रही थी? परमानेंट मैग्नेट के कारण हमारा टॉर्क यूनिडायरेक्शनल नहीं आ रहा था इन केस ऑफ एसी। ठीक है, तो जब एसी प्रोवाइड करते थे तो परमानेंट मैग्नेट की फील्ड कांस्टेंट रहती थी, पर मूविंग कॉइल का करंट चेंज होने लगता था, जिसके कारण टॉर्क हर हाफ साइकिल में बदलता था। इसी कारण आपका पॉइंटर वाइब्रेट करता था जीरो पोजीशन में इन केस ऑफ एसी। इसलिए हम पीएमएमसी को डीसी में सिर्फ यूज करते हैं। पर इन केस ऑफ इलेक्ट्रोडायनामोमीटर हमने क्या किया कि इस परमानेंट मैग्नेट को ही हटा दिया और मूविंग कॉइल, फिक्स्ड कॉइल ले लिया, जो कि क्या था? करंट कॉइल। मतलब कि क्या? परमानेंट मैग्नेट को हटाकर हमने इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज कर लिया। इलेक्ट्रोमैग्नेट किसके हेल्प से बना रहे हैं हम? दो आपके फिक्स्ड कॉइल, जिसको हम क्या बोलते हैं? करंट कॉइल। करंट कॉइल के बारे में आपको क्या क्या पता है कि ये हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह बिहेव करेगा इन इलेक्ट्रोडायनामोमीटर। दूसरी बात ये कि ये सीरीज में कनेक्टेड होगा, किसके? सप्लाई के सीरीज में कनेक्टेड होगा और इसमें ज्यादा करंट फ्लो होगा। ठीक है, तो ज्यादा करंट फ्लो होने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसको थिक बनाना पड़ेगा। थिक क्यों बना रहे हैं? क्योंकि जैसे ही हम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को बढ़ाएंगे, रेसिस्टेंस कम होगा, करंट ज्यादा फ्लो होगा। तो ये सीरीज के सप्लाई में कनेक्टेड होता है, ज्यादा करंट फ्लो हो रहा है इसमें, और ज्यादा करंट फ्लो होने से इसमें फ्लक्स, यूनिफॉर्म फील्ड आपका अच्छे से प्रोड्यूस हो रहा है। राइट, तो ये आपका इलेक्ट्रोमैग्नेट बनेगा। अब ये इसका जो फ्लक्स प्रोड्यूस हुआ वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल, वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? वो करंट के ऊपर डिपेंड कर रहा है। नेक्स्ट थिंग आप क्या जानते हैं इलेक्ट्रोडायनामोमीटर के ऊपर कि इसमें दो तो आपके फिक्स्ड कॉइल्स होते हैं जिसको हम करंट कॉइल्स बोलते हैं, जिसके थिक नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं। वैसे ही एक मूविंग कॉइल होगा। मूविंग कॉइल किसको बोलेंगे हम? प्रेशर कॉइल को। प्रेशर कॉइल जो होता है वो आपका सप्लाई के पैरेलल में कनेक्ट होता है। याद रहे, पैरेलल में कनेक्टेड होता है तो उसमें सेम वोल्टेज होता है। राइट, सेम वोल्टेज जो उसका जो वोल्टेज जो अप्लाई किया जाता है उसके अक्रॉस वो सेम एज सप्लाई होता है या सेम एज लोड होता है, क्योंकि वो पैरेलल में कनेक्ट हो रहा है। राइट, अब जो उसमें से फ्लक्स प्रोड्यूस होगा वो किसके ऊपर डिपेंडेंट होगा? वो डिपेंडेंट होगा
वोल्टेज ऑफ द सप्लाई। तो यहां पे प्रेशर कॉइल जो था वो हमारा मूविंग कॉइल था, इसमें करंट बहुत कम फ्लो होगा। करंट कम फ्लो करवाने के लिए हमें इसका रेसिस्टेंस बढ़ाना पड़ेगा। रेसिस्टेंस बढ़ाने के लिए हम इसके नंबर जो वायर है उसको हम थिन करते हैं। थिन मतलब कि क्या, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हुआ आपका कम, तो रेसिस्टेंस बढ़ गया और आपका करंट कम फ्लो होने लग गया। तो यहां पे आपका वोल्टेज आ गया और इसका जो फ्लक्स प्रोड्यूस हुआ वो वोल्टेज के ऊपर डिपेंडेंट हो गया, क्योंकि ये सप्लाई के पैरेलल में कनेक्टेड है। और फिक्स्ड कॉइल, ये जो आपका करंट कॉइल है उसमें वो सीरीज में कनेक्टेड है, तो वो उसमें जो फ्लक्स प्रोड्यूस हो रहा है वो आपका करंट पे डिपेंडेंट है। तो करंट, वोल्टेज और दोनों मिलकर आपका जो ओवरऑल फ्लक्स हो रहा है वो पावर के ऊपर डिपेंडेंट हो रहा है, राइट। तो आपको याद रहे एक चीज, क्या ये चीज को अभी मैं डिराइव भी करूंगा, पर अभी से मैं आपको एक चीज बता दे रहा हूं कि जो आपका इलेक्ट्रोडायनामोमीटर है, जब वो वॉट मीटर की तरह यूज होगा ना, तो उसका जो पावर होगा वो क्या मेजर करेगा? इलेक्ट्रोडायनामोमीटर एवरेज पावर को मेजर करेगा सिंगल फेज एसी में। सिंगल फेज एसी सप्लाई के एवरेज पावर को मेजर करने वाला है इलेक्ट्रोडायनामोमीटर। अब जो एवरेज पावर रहेगा वो तो वोल्टेज, करंट और पावर फैक्टर का प्रोडक्ट है। तो जो इलेक्ट्रोडायनामोमीटर पावर मेजर कर रहा है वो किसका प्रोडक्ट रहेगा? वो वोल्टेज अक्रॉस पोटेंशियल कॉइल या प्रेशर कॉइल या मूविंग कॉइल। जो वोल्टेज रहेगा आपका प्रेशर कॉइल का, उसके अक्रॉस वो आपका वोल्टेज इनटू करंट इन करंट कॉइल या फिक्स्ड कॉइल, जो आपका करंट फ्लो रहा था करंट कॉइल में उसके ऊपर डिपेंडेंट। और कॉस फाई जो क्या था? पावर फैक्टर था। पर इस केस में क्या होगा कि करंट कॉइल का फेज डिस्प्लेसमेंट और पोटेंशियल कॉइल का, प्रेशर कॉइल का वोल्टेज के बीच का जो एंगल होगा उसका कोसाइन। तो ये चीज होने वाला है सेम किसमें? इलेक्ट्रोडायनामोमीटर एज अ वॉट मीटर में। तो ये चीज मैंने आपको रिकॉल करवाया, ये चीज हम पहले भी डिस्कस कर चुके थे पर अभी हम रिकॉल कर लिए। अब देखो क्या क्या चीज करेंगे। ये एक साइड हो गया, ठीक है। तो अब मैं क्या करने वाला हूं, इसी चीज को वीपीसी मैं पहले ही बोल देता हूं, जब इलेक्ट्रोडायनामोमीटर को हम निकालेंगे, अभी डिराइव करेंगे, तो आपका पी एवरेज जो आएगा इन केस ऑफ इलेक्ट्रोडायनामोमीटर वो आने वाला है वीपीसी इंटू आईसीसी, वोल्टेज अक्रॉस प्रेशर कॉइल इंटू करंट थ्रू करंट कॉइल इंटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन वीपीसी एंड आईसीसी, दोनों के बीच का एंगल। ये चीज जो कि इससे मिलता जुलता है, याद रहे आपको, ठीक है। तो अब मैं इसको डिराइव करता हूं, पर डिराइव करने से पहले आपको दो अजम्पशंस लेके चलना पड़ेगा। दो अजम्पशंस, क्या अजम्पशंस होंगे भाई? क्या अज्यूम करना पड़ेगा हमें? यहां पे लिखता हूं मैं अजम्पशंस। ठीक है, क्या क्या अजम्पशंस लेने वाले हैं? पहला चीज, चलो पहले अजम्पशंस लेने से पहले आपको मैं सर्किट एक बार ड्रॉ करके दिखा देता हूं ताकि आपको थोड़ा सा सर्किट याद आ जाए। तो यहाँ पे मैं सर्किट ड्रॉ करता हूं पहले। ये क्या हो गया आपका? सप्लाई, ठीक है, सिंगल फेज एसी सप्लाई, सिंगल फेज एसी सप्लाई, ये ठीक है। और ये आपका होने वाला है अब फिक्स्ड कॉइल्स, ठीक है, जो कि क्या है? करंट कॉइल्स, ये ठीक है। और ये आपका आ गया यहां पे लोड, राइट, यहां पे आ गया लोड। और यहां से मैं प्रेशर कॉइल ले रहा हूं और ये उसका कुछ रेजिस्टेंस, ठीक है। ये तो यहां पे मैं लिख रहा हूं सीसी करंट कॉइल, और ये आपका मेन फ्लक्स प्रोड्यूस करेगा करंट कॉइल, ठीक है। ये आपका करंट कॉइल फ्लक्स प्रोड्यूस कर रहा है, मेन फ्लक्स। ये चीज हमको पता है, पहले से डिस्कस कर चुके हैं, राइट। और ये आपका क्या है? पोटेंशियल कॉइल, पोटेंशियल कॉइल, ये पोटेंशियल कॉइल का रेजिस्टेंस आरपी, ठीक है। ये अगर आपका करंट कॉइल का क्या है? आईसीसी, करंट इन करंट कॉइल। और ये क्या है? आईपीसी, करंट इन पोटेंशियल कॉइल, राइट। और ये क्या है? लोड करंट, राइट। तो मेरे को यहां पे क्या दिख रहा है कि आपका लोड करंट और आईसीसी इक्वल हो रहा है। चलो उसको फिर से लिखूंगा मैं बाद में। और ये आपका क्या होता है? मेंस होता है। ये आपका क्या होता है? ये आपका होता है कॉमन, ये आपका V, और ये आपका यहां पे लोड होता है, ठीक है। अभी क्लियर आपको जानने की जरूरत नहीं है, पर मैं आपको
बाद में जब हम डिस्कस करेंगे एरर्स इन वॉटमीटर, तो मैं आपको ये बताऊंगा कि ये इसको बोलते हैं M फॉर मेंस, MAINS मेंस, C फॉर कॉमन, V फॉर वोल्टेज, L फॉर लोड। इसके कनेक्शंस को हम बाद में डिस्कस करेंगे, MC शॉर्ट और LC शॉर्ट को। पर अभी के लिए हमको फोकस क्या करना है कि कैसे इलेक्ट्रोडायनामोमीटर पावर को मेजर कर रहा है, राइट। तो यहां पे आपका सोर्स करंट भी ले लेता हूं, चलो मैं, पर उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। और यहां पे मैं क्या करता हूं, एक ये आपका स्प्रिंग ले लेता हूं यहां पे, ठीक है, और स्प्रिंग से यहां पे निकाल दिया मैं पॉइंटर, ठीक है। और ये आपका स्केल कैसा है, नॉन लीनियर, कुछ रैंडमली दिखा दिया मैंने। तो यहां पे मेरे को कुछ अपना सर्किट दिख रहा है, राइट। ये आपका लोड करंट हो गया, करंट इन करंट कॉइल हो गया, आईपीसी हो गया, सिंगल फेज एसी सप्लाई हो गया। सिंगल फेज एसी सप्लाई मतलब ये क्या, ये आपका वीपीएच आने वाला है, फेज वोल्टेज, ठीक है, वीपीएच आने वाला है। ये आपका न्यूट्रल ले सकते हो, तो सिंगल फेज, एक ही फेज का वोल्टेज आने वाला है यहाँ पे, राइट। और ये आपका रेसिस्टेंस हो गया, ये आपका वीएल, यहाँ पे लोड भी ले लेता हूं मैं, वीएल, लोड के क्रॉस ड्रॉप ले लेता हूं वीएल, राइट। तो ये सब चीज मैंने ड्रॉ कर दिया है। अब जो मैं अजम्पशंस की बात कर रहा था कि कैसे ये पावर को मेजर करेगा, उसको डिराइव करने से पहले हमको एक अजम्पशन लेना पड़ेगा। क्या अजम्पशंस होगा वो, पहली बात अजम्पशंस में, अजम्पशंस, फर्स्ट अजम्पशन ये अज्यूम करेंगे हम कि आपका ये जो करंट कॉइल है, जो कि फिक्स्ड कॉइल है, इसमें कोई भी वोल्टेज ड्रॉप नहीं हो रहा है। ये हम अज्यूम कर रहे हैं अपने डेरिवेशन पार्ट के लिए कि आपका करंट कॉइल पे कोई भी ड्रॉप, वोल्टेज ड्रॉप नहीं हो रहा है। क्यों वोल्टेज ड्रॉप नहीं हो रहा है, क्योंकि करंट तो फ्लो होगा, पर हम इसका कुछ अभी आइडियल केस मान रहे हैं कि कॉइल आइडियल है और आपका ड्रॉप नहीं हो रहा है, मतलब कि रेसिस्टेंस को हम नेग्लेक्ट कर दे रहे हैं, तो वहां पे वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगा आपके करंट कॉइल में। सो वोल्टेज ड्रॉप इन करंट कॉइल इज नेग्लेक्टेड, अभी के लिए नेग्लेक्ट कर रहा हूं मैं, ठीक है। और सेकेंड थिंग क्या बात करेंगे, सेकेंड थिंग ये बोलूंगा मैं कि ये जो आपका प्रेशर कॉइल है या आपका मूविंग कॉइल है, वो प्योरली रेसिस्टिव होने वाला है, प्योरली रेसिस्टिव होने वाला है। तो रेसिस्टिव मतलब कि क्या, कि इसका कुछ इंडक्टेंस भी होता है, जो कि हम एरर्स में डिस्कस करेंगे, पर अभी डेरिवेशन पार्ट के लिए हम इसका सिर्फ और सिर्फ रेसिस्टेंस लेके चलेंगे, राइट, ठीक है। तो क्या ले रहा हूं मैं इसको, प्रेशर कॉइल इज प्योरली रेसिस्टिव, ये चीज हो गया, ठीक है। तो ये चीज मैंने असम्पशंस ले लिया, ये सर्किट डायग्राम बना दिया। अब मैं क्या करता हूं, इस सर्किट को एनालाइज करना स्टार्ट करता हूं। और याद रहे कि एवरेज पावर क्या होता है इन केस ऑफ सिंगल फेज सर्किट, Vrms Irms cos फाई। और मैं इस नतीजे में पहुंचूंगा कि इन केस ऑफ इलेक्ट्रोडायनामोमीटर आपका पावर किसके इक्वल होगा, VPC ICC cos एंगल बिटवीन VPC एंड ICC, ठीक है। तो चलो डिराइव किया जाए इसको। ठीक है, तो यहां से अभी मेरे को क्या क्या दिख रहा है, अभी के लिए अभी मुझे ये दिख रहा है कि जो आपका ICC है वो इक्वल टू IL दिख रहा है मुझे। क्या आपको भी दिख रहा है, ICC इक्वल टू IL, राइट। और वोल्टेज ड्रॉप इन करंट कॉइल इज नेग्लेक्टेड, प्रेशर कॉइल या पोटेंशियल कॉइल या फिर आपका मूविंग कॉइल जो है उसमें प्योरली रेसिस्टिव माना गया है। तो यहां पे मैं क्या देख रहा हूं कि पहली बात मुझे ये बताओ कि टॉर्क किसके इक्वल होता है इलेक्ट्रोडायनामोमीटर पे, ठीक है। टॉर्क किसके इक्वल होता है, टॉर्क आपका इक्वल होता है IFC, करंट इन फिक्स्ड कॉइल इंटू करंट इन मूविंग कॉइल इंटू कॉस फाई। फाई क्या है, पावर फैक्टर नहीं है, ये चीज मैंने आपको अच्छे से बताया था, पावर फैक्टर नहीं है, ये एंगल बिटवीन फिक्स्ड कॉइल एंड मूविंग कॉइल है। याद रहे, पावर फैक्टर नहीं है, एंगल बिटवीन फिक्स्ड कॉइल एंड मूविंग कॉइल है। और dm/dθ, ये था आपका, ये चीज हमने डिराइव कर चुका था, राइट। ये चीज हम डिराइव कर लिए थे। अब ये चीज हो गया फिक्स्ड कॉइल और मूविंग कॉइल। इसी को मैं क्या लिख सकता हूं, एक और चीज लिख देता हूं यहाँ पे, I फिक्स्ड कॉइल क्या है आपका PC और ICC cos फाई dm/dθ। इसको फाई लिखो या फाई लिखो, ज्यादा अच्छा रहेगा। थीटा मतलब तो आपका डिफ्लेक्शन को हम डिनोट कर रहे हैं, तो इसको फाई रहने दो, राइट। तो अब ये चीज हो गया। ICC किसके इक्वल है भाई, ICC तो हमारा IL के इक्वल आ रहा है, ये देखो ICC इज इक्वल टू IL, राइट। नेक्स्ट थिंग, यहां पे अब
इसको अगर मैं लिखता हूं टीडी जो है आपका डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, आईसीसी मतलब कितना, आईएल, आईपीसी कितना है भाई, आईपीसी को निकालते हैं। आईपीसी में को कितना दिख रहा है, ये है आईपीसी, राइट। पहले बताओ कि यहां पे सिर्फ रेसिस्टर है और इस पॉइंट से इस पॉइंट तक कितना वोल्टेज है इसके अक्रॉस, कितना वोल्टेज है भाई, यहां पे मुझे क्लियरली दिख रहा है कि क्योंकि ये प्योरली रेसिस्टिव है, प्रेशर कॉइल आपका प्योरली रेसिस्टिव है, तो पूरा ड्रॉप देखो यहां से ये पॉइंट से यहां, तो कितना आ रहा है यहाँ पे, सप्लाई के इक्वल आ रहा है। सप्लाई यहाँ पे आप कितना है, VS लिख देता हूं, या फिर VS क्या है, VPH है, और वो किसके इक्वल है, यहाँ पे ड्रॉप हो नहीं रहा है करंट कॉइल पे, तो ये भी किसके इक्वल है, VL के इक्वल है। तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ कि VPC जो है एक्चुअल में वो आपका लोड वोल्टेज के इक्वल है। और नेक्स्ट थिंग, क्योंकि यहाँ पे ड्रॉप नहीं हुआ तो लोड वोल्टेज के इक्वल हो गया, और यहाँ पे सप्लाई के भी इक्वल हो गया, तो यहाँ पे मैं V फेज लिख देता हूं, ठीक है। तो ये चीज हमको दिख रहा है यहाँ पे, राइट। और अगर VPC इसके इक्वल है तो IPC किसके इक्वल होगा, IPC, यहां पे करंट, सिंपल सी बात है, इतना इसके अक्रॉस वोल्टेज ये है तो VPC बाय RP, ठीक है। IPC इज नथिंग बट VPC बाय RP, ये चीज हो गया सिंपल सा, करेक्ट। ये आ गया हमारे पास, तो इसी चीज को पुट कर देते हैं, सिंपल पुट करो यहां पे, तो क्या हो रहा है, VPC किसके इक्वल है, VL के इक्वल है, तो यहां पे मैं VL लिख देता हूं, बेटर रहेगा, cos phi dm बाय डी थीटा बाय RP, राइट। अब देखो ये किसके इक्वल आ रहा है, यहां पे ये आ रहा है डिफ्लेक्टिंग टॉर्क जो है VL IL cos phi dm बाय डी थीटा RP के इक्वल। अब जो आपका ये ऊपर वाला टर्म है VL IL cos phi, ये तो हमको लोड का पावर बता रहा है भाई, ये तो क्लियरली लोड का पावर बता रहा है हमें, तो लोड का पावर बता रहा है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, TD इज नथिंग बट P एवरेज अपॉन R DM बाय डी थीटा, राइट। और आपको क्या पता है, आपको यह भी पता है कि आपका जो TC होता है, TC इज इक्वल टू KC थीटा होता है। तो यहां से अगर मैं लिखूं एट स्टडी स्टेट TC इज इक्वल टू TD, ये चीज आपको पता है, तो यहां पे किसके इक्वल हो जाएगा, TC इज इक्वल टू मतलब कि क्या, KC थीटा इज इक्वल टू, दिस इंप्लाइज KC थीटा इज इक्वल टू P एवरेज R DM बाय डी थीटा। इसका मतलब थीटा इज इक्वल टू P एवरेज बाय KC R DM बाय डी थीटा, राइट। अब ये जो पूरा चीज है, इतना पार्ट, ये आपका इतना पार्ट, ये तो पूरा कांस्टेंट है भाई, डिफरेंशिएशन आपका रिजल्ट जो आएगा वो कांस्टेंट आएगा, ये तो कांस्टेंट है, रेसिस्टर भी कांस्टेंट है। तो ओवरऑल मुझे ये दिख रहा है यहां पे कि आपका थीटा जो है वो डायरेक्टली हो रहा है आपके एवरेज पावर से, और एवरेज पावर एक्चुअल में क्या है भाई, एवरेज पावर में हमारा कुछ नहीं VL IL cos phi है। तो इस तरीके से अब जो आपका इलेक्ट्रोडायनोमोमीटर, ये जो इलेक्ट्रोडायनोमोमीटर है उसका जो कनेक्शन दिख रहा है हमें, राइट, स्प्रिंग कंट्रोल यूज हो रहा है, पॉइंटर है, स्केल है, उसका डिफ्लेक्शन जो आने वाला है वो क्या आने वाला है, वो एवरेज पावर को डिनोट करने वाला है, राइट। तो आपका जो डिफ्लेक्शन आएगा वो अब आपके लोड का एवरेज पावर या ट्रू पावर आपको बताएगा, राइट। मतलब कि अब आपका इलेक्ट्रोडायनोमोमीटर आपका लोड का पावर मेजर करने में सक्षम हो गया है। क्यों, क्योंकि हमने देखा कि इसका जो डिफ्लेक्शन है पॉइंटर का वो डिपेंड करेगा एवरेज पावर के ऊपर, राइट। और वो कहां से आया, इस डेरिवेशन से आया, राइट। आपको क्लियर हो गया है सारा पॉइंट। देखो एक बार मैं फिर से रिकॉल कर रहा हूं यहां पे इस चीज को, मैं असम्पशंस देखा, याद रहे, वोल्टेज ड्रॉप इन सीसी इज नेग्लेक्टेड, और यहां पे कोई भी ड्रॉप नहीं हो रहा है, और ये प्योरली रेसिस्टिव ले रहा हूं, इसका इंडक्टेंस अभी कंसिडर नहीं कर रहा हूं मैं, राइट। तो यहां पे मेरे को क्या मिला, करंट कॉइल का जो करंट था वो इक्वल टू लोड करंट हो गया, VPC जो था प्रेशर कॉइल का वो आपका लोड के इक्वल हो गया, या फिर VPH के इक्वल हो गया। VPH क्या है, आपका फेज सप्लाई, राइट। अब अगर मेरे को यहाँ पे फेजर भी बनाना होगा, अगर एक बार मेरे को फेजर भी बनाना है, तो मैं अगर फेजर को डिनोट करना चाहता हूं, इस फिगर को हटा दूं क्या मैं, चलो फिगर को हटा देता हूं, ठीक है। तो ये चीज पहले मैं दिखाता हूं आपको कि आपका जो ये है,
VPC इज इक्वल टू VL इज इक्वल टू VPH। ये क्यों आया? क्योंकि हमने यहाँ पे प्रेशर कॉइल इज इक्वल टू प्योरली रेसिस्टिव लिखा है। तो अगर मान लो इंडक्टेंस जो इंपिडेंस होता है प्रेशर कॉइल का, वो क्या हो गया? RPC के इक्वल हो गया। ठीक है, क्योंकि हमने इंडक्टेंस को कंसिडर नहीं किया, दैट इज XPC इज इक्वल टू 0 लिया है हमने, राइट। इसलिए डायरेक्टली हमने ये किया और यहाँ पे IPC इज इक्वल टू VPC बाय RP आ गया, सिंपल सा, राइट। और नेक्स्ट थिंग मैं क्या बोलना चाह रहा हूं कि आपका ये जो फाई है, ये फाई, ये कैसे आ रहा है? ये आपका कुछ इस तरीके से आ रहा है कि अगर आप यहां पे सप्लाई वोल्टेज या लोड वोल्टेज को आप रेफरेंस मान रहे हो, रेफरेंस मान रहा हूं यहां पे मैं, VPC इज इक्वल टू VPH या VL, ये तीनों अभी के केस में, तो अभी जो हमने सर्किट बनाया था उसके लिए तो सेम है। तो अगर मैं उसको रेफरेंस माना और जो आपका प्रेशर कॉइल था उसका तो रेसिस्टेंस बस था, तो VPC बाय RP क्या हुआ? ये आपका यूनिटी पावर फैक्टर हुआ, मतलब कि पावर फैक्टर एंगल आपका 0 डिग्री हुआ, मतलब कि क्या? VPC के इन लाइन रहेगा IPC, तो यहां पे आपका IPC आ गया। ठीक है, IPC आ गया। और लोड के कारण, लोड तो आपका कुछ लैगिंग हो सकता है, लीडिंग हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना, तो कुछ ना कुछ तो आपका फेज डिस्प्लेसमेंट प्रोवाइड करेगा लोड। तो लोड के कारण आपका यहां पे आ गया ICC, जो कि आपका IL के इक्वल था, और यहां पे इन दोनों के बीच का फेज डिस्प्लेसमेंट हमने क्या लिया? फाई लिया। ठीक है, ये फेज डिस्प्लेसमेंट लिया यहां, राइट। तो इसी कारण हमारे पास क्या है? पहले IPC ICC cos phi dm by dt था, अब वो चेंज हो गया VL IL cos phi dm by dt RP, और ये सब तो कांस्टेंट हो गया, तो पूरा डिफ्लेक्शन आपका किसके ऊपर डिपेंड करने लग गया? एवरेज पावर या लोड के ट्रू पावर के ऊपर, राइट। तो आपको पिक्चर समझ में आया कि क्या हुआ? ठीक है, तो अब मैं इस कंक्लूजन में पहुंचा हूं अभी तक के डिस्कशन में, उस चीज को लिखता हूं मैं यहां पे, चलो उसको एक बार लिखते हैं। तो ये डेरिवेशन आपको मेंस में काम आ सकता है और अपने कॉन्सेप्ट को समझने के काम आ सकता है, राइट, अच्छे से, क्योंकि हम डिटेलिंग में बात करेंगे। एक बार किसी सब्जेक्ट को पूरे अच्छे तरीके से समझ जाए तो उसके फॉर्मूलाज भी हमको याद रहते हैं। अगर आप फॉर्मूला रट तो लोगे और एग्जाम में जाके वो कंफ्यूज हो जाओगे, राइट। तो किसी भी सब्जेक्ट को आप अगर अच्छे से समझते हो तो फिर आपको ज्यादा देर तक वो याद रहता है और उसको अप्लाई करना भी आप समझ पाते हो। तो हम इस कंक्लूजन में पहुंचे हैं, फर्स्ट इलेक्ट्रोडायनामोमीटर, EDM लिखता हूं यहां पे, इलेक्ट्रोडायनामोमीटर एज अ वॉटमीटर जब वर्क कर रहा है, एज अ इलेक्ट्रोडायनामोमीटर एज अ वॉटमीटर मेजर्स, क्या कर रहा है? मेजर कर रहा है एवरेज पावर को, एवरेज पावर को। ठीक है, जब भी इलेक्ट्रोडायनामोमीटर एज अ वॉटमीटर में वर्क करेगा तो मेजर करेगा एवरेज पावर को। नाउ व्हाट इज दिस एवरेज पावर? भाई एवरेज पावर है क्या? हमने देखा था कि V ऑफ टी स्टार्टिंग के लेक्चर वीडियो के स्टार्टिंग में ही कि ये इक्वल था Vm sin ओमेगा टी से, ठीक है, और I ऑफ टी आपका इक्वल था Im sin ओमेगा टी माइनस फाई से। तो अब क्या होने वाला है कि ये आपका वोल्टेज जो होगा, ये अगर आपका वोल्टेज है इक्वल टू VPC, ये आपका एक्चुअल में वोल्टेज है प्रेशर कॉइल का वोल्टेज, और ये आपका करंट क्या है? ICC, करंट कॉइल का करंट। तो आपका जो एवरेज पावर अब आने वाला है, एवरेज पावर जो आने वाला है अब, वो क्या आने वाला है? VPC ICC और कॉस ऑफ एंगल बिटवीन VPC एंड ICC, ये। ठीक है, तो अब हमको क्या करना है? बस प्रेशर कॉइल का वोल्टेज निकालना है, करंट कॉइल का करंट निकालना है, दोनों का एंगल निकालना है और कॉस ऑफ लेके पूरा एवरेज पावर निकाल लेना है। तो वो आपका अब यहाँ पे पूरा ये डिस्कशन होने वाला है। तो जो भी आपको न्यूमेरिकल मिलेंगे वो इसी के ऊपर बेस्ड रहेंगे, इसी फॉर्मूला के ऊपर। तो पहला चीज अभी के लेक्चर में से आपको ये चीज याद रखना है, इससे क्वेश्चन आपको डेफिनेटली फ्रेम किए जाएंगे। मैं आपको क्वेश्चंस करवाऊंगा भी कि सर्किट किस टाइप का गिवन रहेगा, उससे आप प्रेशर कॉइल का वोल्टेज, करंट कॉइल का करंट और उनका एंगल कैसे फाइंड आउट करोगे, वो चीज आपको मैं करवा दूंगा, ये चीज हो जाएगा। नेक्स्ट थिंग क्या याद रखना है? नेक्स्ट थिंग आपको ये याद रखना है कि मान लो कि ये हार्मोनिक सिग्नल हुआ। हार्मोनिक मतलब कि क्या? कि यहां पे तो आपका देख रहे हो फंडामेंटल हार्मोनिक बस है, पर अगर यहां पे सेकेंड हार्मोनिक रहा, थर्ड हार्मोनिक रहा या दूसरे हार्मोनिक्स भी प्रेजेंट रहे, तब उस केस में आप क्या करने वाले हो? यहां पे लिखो इन केस ऑफ
इन केस ऑफ हार्मोनिक सिग्नल। तब आप एवरेज पावर कैसे निकालोगे? तो हार्मोनिक सिग्नल का एग्जांपल लेते हैं हम पहले। उस केस में आई ऑफ टी कैसे दिखेगा आपको? उसमें उसमें कुछ डीसी का कुछ पार्ट रहेगा, है ना, और कुछ आपका फंडामेंटल करंट का कुछ पार्ट रहेगा, IM1 फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का पार्ट, और उसका फेज डिस्प्लेसमेंट होगा कुछ, प्लस IM2 साइन ऑफ 2 ओमेगा टी प्लस θ2, इस टाइप का रहेगा वो, प्लस थर्ड हार्मोनिक भी हो सकता है उसमें, राइट। ऐसे ऐसे करके बहुत सारे हार्मोनिक्स प्रेजेंट हो सकते हैं। वैसे ही अगर वोल्टेज का गिवन रहेगा किस प्रकार कि वो आपका हो जाएगा V0, उसका डीसी सप्लाई, ठीक है, मतलब डीसी पार्ट एवरेज पार्ट जो रहेगा या डीसी पार्ट रहेगा उस वोल्टेज का, प्लस VM1 साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस φ1, ठीक है, प्लस VM2 साइन ऑफ 2 ओमेगा टी प्लस φ2, ये चीज VM3 साइन ऑफ 3 ओमेगा टी प्लस φ3, ऐसे ही सो ऑन, ऐसे जाते जाएगा। तो अब इस केस में जो आपके पास हार्मोनिक सिग्नल्स हैं, इतने सारे फ्रीक्वेंसीज हैं, तब आप कैसे एवरेज पावर निकालोगे? तो उसका फॉर्मूला आपको याद रखना है बहुत अच्छे तरीके से कि उस केस में हमारा एवरेज पावर होता है इक्वल टू कितना, V0 I0 फर्स्ट थिंग, मतलब कि ये डीसी पार्ट और ये डीसी पार्ट को पहले हम सिंपल सा मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस क्या करोगे 1/2 ऑफ 1/2 किस लिए? आरएमएस रहना चाहिए, हमारा आरएमएस रहना चाहिए, इसलिए हम VM/√2 करेंगे, IM/√2 करेंगे तो 1/2 बाहर आ गया। अब जो भी फ्रीक्वेंसी है उसके फ्रीक्वेंसी से कोरेस्पॉन्डिंग, मतलब कि फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी को फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के साथ, सेकंड एंगुलर फ्रीक्वेंसी को सेकंड फ्रीक्वेंसी के साथ, ये थर्ड हार्मोनिक को भी थर्ड हार्मोनिक के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहां पे क्या आएगा हमारे पास? VM1 IM1 कॉस ऑफ इनका बीच का कितना फेज डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो अगर मैं लिख रहा हूं φ1 माइनस θ1 प्लस अगेन सेकेंड हार्मोनिक को ले रहा हूं, तो यहां पे क्या आएगा? VM2 IM2 कॉस ऑफ φ2 माइनस θ2 प्लस VM3 IM3 कॉस ऑफ φ2 माइनस θ3, एंड ऐसे ही जाते जाएगा, राइट। करेक्ट है कि नहीं? ये तो ये आपका क्या आएगा? अब आएगा यहां पे एवरेज पावर, ये तो अब आपको समझ में आ गया, पहला पार्ट तो ये और दूसरा पार्ट तो ये। तो दो फॉर्मूला को अगर आप याद कर लोगे तो आपको ये लेक्चर में जो भी चीज हमने डिस्कस किया है वो अच्छे से क्लियर हो जाएगा, सारे न्यूमेरिकल सारे कॉन्सेप्ट आपको इससे बन जाएंगे, सिर्फ ये दो फॉर्मूला से, राइट। तो आपको बस ये दोनों चीज याद रखना है, ठीक है, कि एवरेज पावर किसके इक्वल होता है? प्रेशर कॉइल का वोल्टेज इंटू करंट कॉइल का करंट, कंफ्यूज नहीं होना है, और कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम। एंड ये आपका ये 1/2 को नहीं भूलेंगे, यहां पे हम पीक वैल्यू ले रहे हैं, और इस पावर फैक्टर को नहीं भूलेंगे, मतलब कि फेज डिस्प्लेसमेंट को नहीं भूलेंगे, और उसके बाद हम ये निकाल लेंगे, राइट। तो ये चीज आपका था कि कैसे हम सिंगल फेज एसी पावर को मेजर करेंगे विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोडायनामोमीटर, राइट। पिछले क्लास में हमने क्या देखा था कि हम कैसे डीसी पावर को मेजर कर रहे थे विद द हेल्प ऑफ वोल्टमीटर एंड एमीटर। अभी क्या किया? सिंगल फेज एसी पावर की इलेक्ट्रोडायनामोमीटर की हेल्प से। नेक्स्ट पहले इसका न्यूमेरिकल करेंगे इससे बेस्ड, उसके बाद हम देखेंगे कि इसको वॉटमीटर की तरह जब वर्क करना चालू कर दिया है जब हमने, तब हम 3 फेज पावर का कैसे पावर कैलकुलेट करेंगे विद द हेल्प ऑफ दिस इलेक्ट्रोडायनामोमीटर, और इसमें क्या एरर्स होने वाले हैं, ये सब चीज हम दो चीज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे, और हमारा इलेक्ट्रोडायनामोमीटर भी कंप्लीट हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पे अब मैं वाइंड अप करता हूँ इस लेक्चर को। अब इन्हीं दो फॉर्मूला के बीच ऊपर हम कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। Thank you everyone for watching this video till the end. Please like this video and share it with your friends. And if you are new to this channel, subscribe to our YouTube channel and don't forget to hit the bell icon to get the latest updates. SSC JEE के लिए बेस्ट बुक्स और टेस्ट सीरीज का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, और अगर आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट में दे दिया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे, सी या।